2-3 केस मैं बताऊँगा। एक रमन गर्ल्स हॉस्टल का केस था अपने कॉलेज में। उसमें ये हुआ था कि बाथरूम में कैमरा फिक्स किया गया था। मुझे फेसबुक पे एक मैसेज आया। मैसेज ये था कि सर मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, आपके साथ कहीं भी चलने को तैयार हूँ और मेरा एक रात का रेट 500 रुपया है। Hello and welcome to Beyond the Books. This is our first episode and I am your host Pankaj Chauhan. आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर वीरेंद्र कुमार मुर्जी भाई ठक्कर, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं एंड क्रिमिनल लॉयर हैं। सो प्लीज स्टे ट्यून और इस पॉडकास्ट को पूरा देखें बिकॉज स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए काफ़ी वाइड नॉलेज है। हमने साइबर सिक्योरिटी पे बात की, हमने जो हॉस्टल कॉलेजेस में ऑफेंस होते हैं उनके ऊपर बात की, रैंसमवेयर्स के ऊपर बात की। सो प्लीज स्टे ट्यून और बने रहे पॉडकास्ट में। वेलकम मिस्टर वीरेंद्र कुमार ठक्कर। वेलकम टू बियॉन्ड द बुक्स एंड आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर वीएम ठक्कर सर, जो कि आप हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट में एपिसोड में आए। एंड आई रियली डोंट नो सर वेयर टू स्टार्ट बिकॉज आपकी प्रोफाइल काफ़ी डाइवर्स है। आपने लॉ में भी डिग्री की हुई है, आपने इंजीनियरिंग में भी डिग्री की हुई है, इवन आप आर्ट्स में भी हो, आप चेस भी प्ले करते हो। सो इट्स अप टू यू, लाइक आप कैसे स्टार्ट करोगे, आजकल आप क्या कर रहे हो, कोई बुक लिख रहे हो या फिर सर रिसर्च कर रहे हो? थैंक यू। वेल, करियर तो डाइवर्स ऐसे हुआ कि जब जब जिस जॉब में जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी वो चीज़ें मैं सीखता गया और इस तरह से अपने क्वालिफिकेशंस इम्प्रूव करता रहा। और मेरे जो इंटरेस्ट है बार बार चेंज भी होते रहते हैं। मे बी यू कॉल इट माई वर्साटाइलिटी और वेदर माई वीकनेस कि आई कांट फोकस ऑन वन थिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो कि आजकल सर पेरेंट्स भी बोलते हैं कि एक चीज के ऊपर क्यों नहीं टिके रहते। या तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। तो इट हैज़ इट्स ओन एडवांटेजेस ऑल्सो। और कई जगह पर मतलब मल्टीटास्किंग तो अक्सर मैं करते ही रहता हूँ और बहुत सारी एक्टिविटी एक साथ चलते रहती है और अलग अलग टाइप का काम भी करना पड़ता है। तो जहाँ जहाँ पर जिस काम में जैसी जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती गई तो उस तरह के काम में करता गया, सीखता गया और उसी तरह से साथ साथ अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस भी बढ़ाते गया। तो इसलिए आई कुड नॉट गो अलॉन्ग ए वन लाइन कि जैसे बाकी लोग करते हैं कि बीटेक एमटेक पीएचडी, मैं उस तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से नहीं कर सका। ओके सर, दैट्स ग्रेट बिकॉज हम तो सर इसको वर्सेटैलिटी ही बोलेंगे बिकॉज अचीवमेंट्स तो हमारे सामने ही हैं। एंड सर मैं आपके पास के बारे में थोड़ा बता सकते हैं, लाइक आप कहाँ से हो, कैसे आपकी लाइक जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे इतने कोर्सेज परस्यू किए आपने? मैं आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन महाराष्ट्र। मेरी मदर टंग गुजराती है और महाराष्ट्र में मैंने पहले अलग अलग कई डिस्ट्रिक्ट से स्कूलिंग किया। 10वीं क्लास तक मेरी 6 स्कूल चेंज हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने डिप्लोमा किया पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम नागपुर। फिर बी कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया अमरावती यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती। 11th-12th मैंने 10वीं के बाद किया था, दैट वाज इन नासिक फॉर 2 years। 83-84 में मैंने किया था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वॉज माई वोकेशनल सब्जेक्ट। तो 2 साल इलेक्ट्रॉनिक्स, 3 साल इलेक्ट्रिकल और 3 साल कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इस तरह से लगभग 8 साल इंजीनियरिंग का पढ़ाई हो गया। उसके बाद फिर लॉ में इंटरेस्ट तो था बट फॉर्मली आई टू एडमिशन इन 99 लखनऊ में जब था। तो वहाँ पे मैंने LLB में एडमिशन लिया। तभी एक इंसिडेंस ऐसा हुआ कि एक स्मगलिंग और फेरा वायोलेशन का एक 18 लाख का स्कैंडल मैंने पकड़ा, संजय गांधी PGI, और उसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और CBI की मदद करते करते मैं उनका विटनेस बन गया और मैंने LLB कंप्लीट की। फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्रिमिनल प्रोसीजर एंड एडवोकेसी किया, तो क्रिमिनल लॉ में स्पेशलाइजेशन किया। ऑल्दो अर्लियर माई इंटरेस्ट वॉज इन लेबर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। उसके बाद फिर MA क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन किया, वो भी एक बहुत रेयर ब्रांच है। फिर मैंने MA के बाद MTech किया चंडीगढ़ से NITTTR, तो वो मैंने इंजीनियरिंग एजुकेशन ब्रांच से किया। तो ये मेरे फॉर्मल क्वालिफिकेशंस है।
और बहुत ही अलग अलग जगह से और अलग अलग यूनिवर्सिटी से मैंने किया। तो जहाँ पर भी जहाँ जैसे हालात मुझे मिले, जहाँ जहाँ जो सीखने की मौका अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। मेरे करियर में भी कहीं गैप ना दिखे, तो इवन व्हेन आई वाज आउट ऑफ जॉब आई केप्ट ऑन लर्निंग कंटिन्यूअसली। तो मैंने देखा कि आई डिड नॉट रिलेट इट टू माय से करियर और प्रमोशंस। हर चीज़ का रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए, ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। मैंने देखा कि मेरा जो स्किल सेट है वो बढ़ता रहे, तो उस तरह से मैं बढ़ाता गया। सर दैट्स सो ग्रेट। एंड सर आपने एक स्कैंडल का बात की अभी, तो स्कैंडल सर आपने ग्रेजुएशन के टाइम पे एक्सपोज किया, मतलब जो ग्रेजुएशन के बाद एक दूसरा केस हुआ था। इमीडिएटली ऑन द डे आई पास्ड आउट, जिस दिन मैं BE कंप्यूटर इंजीनियरिंग पास हुआ, द सेम डे आई वाज अपॉइंटेड लेक्चरर इन द सेम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती। मेरे करियर की शुरुआत ही बड़ी एक्सप्लोसिव तरीके से हुई, वायलेंट तरीके से। मेरी एक स्टूडेंट का गैंग रेप और मर्डर हो गया था, सेकंड ईयर के स्टूडेंट का। उसमें मैंने CID इंक्वायरी डिमांड की थी, और उसमें कुछ झगड़े हो गए, और उसी से मेरे करियर को एक दूसरी डायरेक्शन मिल गई। आई चेंज द कॉलेज, और बहुत सारे जॉब चेंज किए अराउंड द एज ऑफ 30। और इसलिए शुरुआत में काफ़ी जॉब चेंज करता रहा। और शुरू से ही मेरा क्रिमिनल लॉ में तो इंटरेस्ट था ही। जब स्कूल में था तो बचपन में शेरलॉक होम्स की किताबें पढ़ते रहता था, और सर आर्थर कॉनन डॉयल के जो बुक्स है, मैंने मराठी, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश ये किताबें बहुत पढ़ी है। और मैं लाइब्रेरी से भी 2 के बदले 6 किताबें इशू करवाता था। और लाइब्रेरियन था वो भी मुझे ऑफ द रिकॉर्ड एक अलग कागज़ पे लिख के मुझे इशू कर देता था। उसको भरोसा भी था उस पर कि ये पढ़ भी लेगा, अगले दिन रिटर्न भी कर देगा। तो ये शुरुआत से ही मेरा इंटरेस्ट था। और उसके बाद फिर फॉर्मली जब इस तरह के सर्कमस्टांसेस आए, तो उसी में स्पेशलाइजेशन करते करते फिर मैं ये सब काम करने लग गया। और लॉ के बाद फिर, क्योंकि एडमिशन तो मैं LLM में लेना चाहता था, बट आई कुड नॉट गेट एडमिशन। मेरा शायद 64 रैंक आया और 60 सीट थी। So instead of that I did MA in criminology and criminal justice administration. ओके सर। ये बड़ा रेयर स्पेशलाइजेशन है, पूरे भारत में ये सिर्फ 6 ही जगह पर उस टाइम में कोर्स था। सो ग्रेट सर। In this branch. एंड सर आपकी एज अभी 57 है, और आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो, तो सर कैसे वर्क लाइफ बैलेंस करते हो? कैसे मतलब एज अ प्रोफेसर भी काम करते हो, एज अ लॉयर भी काम करते हो? इवन हमारे कुछ लास्ट कन्वर्सेशन में आप ये भी बोल रहे थे कि आप कहीं सुप्रीम कोर्ट का कुछ चल रहा है उसमें बिजी हो, या फिर ऐसा कुछ। तो कैसे सर वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज करते हो? मैं ये ऐसे करता हूँ कि जो चैलेंजिंग असाइनमेंट्स होते हैं या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उससे मैं नहीं डरता हूँ। इनफैक्ट आई फियर लाइक ए वैक्यूम लाइक सिचुएशन। मैं ऐसी चीज़ से दूर रहना चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ भी काम करने के लिए ना हो। सो आई ऑलवेज कीप माई सेल्फ बिजी। जितना पढ़ सकता हूँ उससे ज़्यादा किताबें रखता हूँ, ट्रैवल में भी जितना पढ़ाना है उससे ज़्यादा नोट्स हमेशा मेरे पास रहती है। मतलब सर आप अपना क्यू हमेशा एम्प्टी रखना चाहते हो? यस, कि नहीं, क्यू में कोई आई जस्ट वांट टू कीप माई सेल्फ बिजी, सीरियल ना हो कि पेंडिंग है कुछ। मैं नहीं, पेंडिंग तो रहता ही है, बट आई ऑलवेज कीप माई सेल्फ सो बिजी कि जरा सा भी एक कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं खाली बैठा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। आई कीप ऑन डूइंग समथिंग ऑलवेज। और दूसरा है कि जो चैलेंजिंग असाइनमेंट्स है, तो उसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि मैं यहाँ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर था 2006 से 2019 तक, और लगभग 700 केसेस मैंने RTI के देखे। सो आई हैव बीन द लॉन्गेस्ट सर्विंग PIO इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। और उसी के बाद फिर मैं उत्तराखंड सूचना आयोग का RTI रिसोर्स पर्सन बन गया, कि जिसमें मुझे 10,000 ऑफिसर्स को ट्रेन करने की जिम्मेदारी दी गई। वैसे हम 4 ऑफिसर्स हैं RTI रिसोर्स पर्सन, तो इसमें लगभग 72 ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने कंडक्ट किए और 4,500 ऑफिसर्स को ट्रेन किया है पूरे उत्तराखंड में, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और तहसील लेवल। और इसमें 8,000 लोक सूचना अधिकारी और 2,000 विभागीय अपीलीय अधिकारी, इनको ट्रेन करने की जिम्मेदारी दी गई। एंड सर आप अभी भी कभी कभी ट्रेनिंग्स पे जाते हो? हाँ, ट्रेनिंग अब ये कि जाने के बजाय मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करने कभी कभार जाता हूँ, वेन इट इज ऑफलाइन मोड। अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। तो अक्सर मेरे बैठे बैठे ही 2 एपिसोड हो ही जाते हैं। RTI का है और कुछ लीगल टॉपिक्स है। तो मेरे हर हफ्ते कम से कम 2 एपिसोड जो मेरे होस्ट है यूट्यूब और फेसबुक पर आ ही जाते हैं।
तो वो उतना मिनिमम वर्क तो हो ही जाता है। एंड आई डिवोट माई सेल्फ 2 आवर्स लाइव टाइम प्लस एक दिन तैयारी में वगैरह जो लग जाता है प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने में, तो उतना टाइम मैं अभी भी दे देता हूँ। प्लस जो भी लड़ाई झगड़े वाले काम होते हैं कॉलेज का, जो लिटिगेशन कोर्ट केसेस, तो इसमें करीब 200 से ज़्यादा केसेस पिछले 29 साल के मैंने अब तक देखे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स एंड कमीशन। तो सर ऐसा होता है कि suppose there is any obligation on college or its reputation, so college will hire you every time, या फिर it's your responsibility कि आप जैसे कॉलेज की साइड से जाते हो या ऐसा कुछ? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है कि देखो जो भी ऑफिसर्स होते हैं सभी कोर्ट केसेस तो डायरेक्टर या रजिस्ट्रार के अगेंस्ट में होते हैं। जब मैं एज ए PIO था तो उसमें भी चाहे कोई भी चीज़ गलत हो एडमिनिस्ट्रेशन के साइड पे या ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने की बात हो, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है लोगों को जवाबदेही का काम, कि जिसमें पेरेंट्स है, स्टूडेंट्स है, बाकी स्टेक होल्डर्स है या जो भी लोग अफेक्टेड है, तो उनको डायरेक्टली जवाब देना, उनको सूचना देना, दैट वाज माय वर्क एज ए PIO। और चूँकि लिटिगेशन से मुझे डर लगता नहीं है, कोर्ट में हमको ये ट्रेनिंग दी गई थी कि लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नोटिस आपको देंगे ही देंगे एंड यू हैव टू टेक इट। तो मेरे खिलाफ 92, जिनको सर हम समन बोलते हैं, हाँ समन तो खैर पर्सनली जाना पड़ता है, बट हाँ 92 टोटल जो 700 केस मैंने देखे हैं, तो यू विल हैव टू अप्रिशिएट दैट 92 मेरे खिलाफ फर्स्ट अपील केसेस हुए, मतलब मेरे खिलाफ प्रिंसिपल को या DM को कंप्लेंट, और 46 मेरे खिलाफ सूचना आयोग को कंप्लेंट्स और अपील्स हुए एंड मोस्ट ऑफ देम वे डिसाइडेड इन माय फेवर। जबकि बाकी लोग इस चीज़ से बहुत डरते हैं, अरे मेरे खिलाफ कैसे प्रिंसिपल को कंप्लेंट कर दी, मेरे खिलाफ कैसे HOD को आपने बता दिया, तो लोग इस चीज़ से बहुत घबराते हैं। फॉर मी इट्स अ रूटीन एक्सरसाइज, तो उसमें जो भी चीज़ होती है मैं उसका जवाब दे देता हूँ। एंड इवन कंप्लेंट्स हैंडलिंग, कि कंप्लेंट्स हैंडलिंग है कि जो भी प्रशासन के अगेंस्ट में या डायरेक्टर के अगेंस्ट में, प्रिंसिपल के अगेंस्ट में जो भी शिकायतें आती है, तो उनका प्रॉपरली रिप्लाई ड्राफ्ट करना। तो ये भी ड्राफ्टिंग और इंग्लिश अच्छा होने की वजह से, और अब तो खैर मैं हिंदी में भी बना लेता हूँ, और आजकल AI और ट्रांसलेशन यूटिलिटी भी होती है, तो ये सब काम में फटाफट, मतलब एक ही 2-2 घंटे में एक केस में निपटा देता हूँ। हैंड्स ऑन हो गया आपका, तो ये एक रूटीन सा हो गया है। एंड सर अभी आप साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेसर भी हो, इवन आप हमें भी नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ाते हो अभी, तो सर आपके ऊपर कोई पर्सनल अटैक हुआ है? आपने कुछ ऐसा इनकाउंटर फेस किया कि आपको थोड़ा लगा कि हाँ वो काफ़ी क्रिटिकल था, या फिर ऐसा किसी और के साथ भी हो सकता है? यस, 2-3 केस मैं बताऊंगा। एक रमन गर्ल्स हॉस्टल का केस था अपने कॉलेज में। उसमें ये हुआ था कि बाथरूम में कैमरा फिक्स किया गया था, किसी लड़की ने किया था। एनी स्टूडेंट और किसी लड़की ने ही। ओके सर। शायद उसका बॉयफ्रेंड था एक, और ये 2013 के आसपास की बात है। फिर कुछ दिनों तक बाथरूम में वो फिल्मिंग चलता रहा, वो वहीं पे फिट था तब बाथरूम में। यस, और आफ्टर सम डेज फिर जब वो ब्लैकमेलिंग की बात आई कि पैसे दे दो वरना मैं ये सब चीज़ें पब्लिक कर दूंगी, तब अचानक ये एपिसोड ब्रेक हुआ। पेरेंट्स वेयर कंसर्न कि हमारी बेटियों की बदनामी हो सकती है, ये सब शादी में प्रॉब्लम आ सकती है, ये सब ब्रेक हो गया। और उसने धमकी दी कि मैं वेबसाइट पर ये कर दूंगा। फिर आशीष नेगी सर वॉज द इंक्वायरी ऑफिसर, और फिर ये केस हैंड ओवर किया गया, कुछ उन्होंने इंटरनल जांच की, और उसके बाद फिर वो पब्लिक वगैरह तो नहीं हुआ, बट वो लड़का और वो लड़की दोनों का पता लगाया गया। केस वॉज हैंडेड ओवर टू द स्पेशल टास्क फोर्स ऑफ उत्तराखंड इन देहरादून। बाकी के ज़्यादा डिटेल मुझे भी नहीं पता, क्योंकि उसमें विक्टिम्स की आइडेंटिटी वगैरह भी हमको प्रोटेक्ट करनी पड़ती है। बट ये केस हुआ था। दूसरा एक बड़ा सरप्राइजिंग केस हुआ था जो मेरे ही ऊपर पर्सनल अटैक हुआ था बाय द कॉलेज स्टूडेंट। यस, ये ऐसा हुआ कि मुझे फेसबुक पे एक मैसेज आया एक लड़की का। अब चैटिंग में करते रहता था, जो भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है सुवन की मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, चाहे अपनी ब्रांच के हो, स्टूडेंट हो, एक स्टूडेंट हो। और अब तो आई एम गोइंग टू रीच दैट 5000 लिमिट, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रेंड है और उसमें चैटिंग होते रहता था। तो उसमें अचानक एक स्टूडेंट का मैसेज आया एक लड़की का कि सर, या उसको आप रैंसमवेयर अटैक टाइप का बोल सकते हैं। यस सर। कि ऑल्दो इट वाज नॉट ए सॉफ्टवेयर अटैक, बट उसमें ये था कि ब्लैकमेलिंग टाइप का कोशिश हो सकता है। मैसेज ये था कि सर मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, आपके साथ कहीं भी चलने को तैयार हूँ, और मेरा एक रात का रेट 500 रुपया है।
उस स्टूडेंट ने आपको स्टूडेंट ने ऐसा मुझे टेक्स्ट कहा, किया? यस, मैसेज किया फेसबुक मैसेंजर में, हम कोटद्वार जाएंगे, एक होटल में मजे करेंगे, और ये मैसेज किया। आई वॉज वेरी सरप्राइज कि कोई स्टूडेंट इस तरह से अपने टीचर को मैसेज कैसे कर सकती है। Yes, sir. फिर मुझे कुछ शक हुआ, जैसा कि हमेशा मैं पूछता हूँ कि मुझे नाम इतने लोगों के याद नहीं रहते, Yes, sir. बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो मैंने पूछा उसका ब्रांच, बैच, ईयर वगैरह कि स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है या बाहर के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने पूछा और फिर मुझे शक हुआ कि शायद ये लड़की नहीं है। Yes, sir. और फिर वो मैंने मतलब उसको, जैसे कि Yes. फेक प्रोफाइल्स बनाते फेक हैं प्रोफाइल था, वो है, yes, तो वो it was- कोई it was the same case. बिहाइंड द सीन कोई और Yes, है, जैसे behind the होता ना scene. कि रात भर चैटिंग किया और सुबह पता चला कि Yes, वो sir. लड़का निकला, जस्ट लाइक दैट। Yes, sir. तो मैंने 5 ही मिनट में मुझे पता चल गया कि ये लड़का है। मुझे शक हुआ, मैंने पता लगाया, उसके Yes, sir. प्रोफाइल पेज पे गया, मैंने देखा कि उसने 36 फ्रेंड बना रखे, एंड मोस्ट ऑफ देम वर गर्ल्स, और उनको पता नहीं कि ये बीच में कोई लड़का घुसा हुआ है। आई डिडंट कम फॉल इनटू दैट ट्रैप। और उसके बाद फिर मैंने बस गलती ये हुई कि उसका यूआरएल कॉपी एंड पेस्ट करना मैं भूल गया। प्रोफाइल का यूआरएल जो यूआरएल था वो मैं एड्रेस बार से कॉपी एंड पेस्ट करना भूल गया। चैट क्लोज हो गया और मुझे ये पता चला कि वो लड़की नहीं है, शायद उसका क्लासमेट है जो उसको या मुझे बदनाम करने के लिए ये कर रहा है। फिर कुछ काम से वो लड़की पर्सनली ऑफिस में आई 1-2 दिन बाद, तो कुछ काम था, कुछ साइन करने थे, मैंने वो कर दिया। बट आई डिडंट आस्क एनी क्वेश्चन। मैंने सोचा कि उसको यदि बताऊंगी उसके नाम से किसी ने फेक प्रोफाइल बनाया तो घबरा जाएंगी। अच्छा, उसने भी मुझे कुछ पूछा नहीं कि सर वो जो कोटद्वार चलना था होटल में क्या निर्णय लिया, क्या डिसीजन लिया, चलना है नहीं। तो मैं समझ गया कि वो इनोसेंट है, उसने कुछ पूछा नहीं। फिर 1 हफ्ते बाद मैंने आशीष नेगी सर से बात की। सर ने पूछा कि सर आपने यूआरएल कॉपी किया? मैंने बोला नहीं सर, वो पेस्ट करना भूल गया। बोले सर देखना वो लॉग आउट कर देगा अकाउंट को, वो इनएक्टिव या डिलीट कर देगा और उसको आप नहीं पकड़ पाओगे। मैंने बोला कोई बात नहीं सर, देखते हैं, लेट अस सी। सेकंड ईयर का है मेरे ख्याल से। यस सर। और अभी और भी 2-2.5 साल है, पता लगाते हैं। एंड सर, अकॉर्डिंग टू यू, इज देयर सम एडवाइसेस कि हमें कहाँ पे अवेयर रहना चाहिए? लाइक वहाँ पे जैसे कैमरा था आपने बताया, हाँ, वो तो कैसे है। हम किसी भी जैसे पब्लिक प्लेस पे विजिट कर रहे हैं एज अ गर्ल और एज अ बॉय या कोई स्टूडेंट है, तो किन चीज़ों के लिए हमें अवेयर रहना चाहिए, स्पेशली पब्लिक प्लेसेस पे, कि हमारी डेटा कोई लीक ना हो या फिर हमारे साथ कुछ सभी गलत लेवल पर एक्टिविटी ना जरूरी हो? है, क्योंकि हम आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेबसाइट पर भी रहते हैं, तो हर एक को अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा नहीं कि ऑर्डिनरी लोगों के साथ ही होता है। स्मृति ईरानी केस ऑल्सो, वो हमें एक होटल में चेंजिंग रूम में ये हुआ था, और फिर वो तो खैर सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर है तो होटल ही बंद करवा दिया। तो इस तरह केसेस हुए। फाइनेंशियल फ्रॉड की यदि बात करें तो हमारे 2-3 स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है। एक लड़की का 99,000 चला गया, हमारे किसी का 16,000। यस, पिछले साल में पढ़ा रहा था साइबर सिक्योरिटी, उसी टाइम 3 अलग अलग केस हो गए। एक का 16,000 का नुकसान हुआ। अभी भी वो स्टूडेंट है, उसने अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए बोला है ताकि बाकी लोग उसका मजाक ना उड़ाए। एक का 50,000 चला गया। एक एमटेक पास आउट स्टूडेंट की, जो एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, उसके फेसबुक अकाउंट से 72,000 चले गए। तो इस तरह के जब एपिसोड फेसबुक अकाउंट के थ्रू किसी ने, फेसबुक अकाउंट के थ्रू फ्रॉड उसके साथ हो गया, तो ये जब चीज़ें देखते हैं, खुद मेरा एक वेबसाइट पर 6,000 रुपये चला गया, मुझे तो कंप्लेंट करने को भी टाइम नहीं था, आई एम सो बिजी। लेकिन इस तरह के केसेस होते हैं, तो किसी के साथ भी इस तरह का अटैक हो सकता है। तो इस तरह से ये सब्जेक्ट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि जो साइबर सिक्योरिटी पढ़ाने का मौका मुझे मिला, और पहली बार पता है जब क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी सब्जेक्ट मुझे असाइन किया गया, तो आई हैड प्रोटेस्टेड, जबकि मैं कभी कंप्लेंट नहीं करता हूँ सब्जेक्ट असाइनमेंट के बारे में। तो एस के वर्मा सर वाज द एचओडी। मैंने उनको बोला सर ये सब्जेक्ट मुझे क्यों दिया गया? बोले नहीं, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, वो जो आप करते हो ना लॉ क्रिमिनोलॉजी, उसके जैसा ही है सर, आप पढ़ाइए तो मजा आएगा आपको। और ऐसा मजा आया कि वो सब्जेक्ट फिर मैंने 6 बार पढ़ा दिया। और उसके बाद जैसा आप बोल ही रहे थे कि लाइफ में आपने वही किया है कि चीज़ें अडॉप्ट की और परफॉर्म की। तो बाद में फिर वो सब्जेक्ट मैंने 6 बार पढ़ाया भी, 3 बार बीटेक को, 2 बार एमसीए को, 1 बार एमटेक को, 1 बार खुद एमटेक में पास भी किया। और फिर अभी रिसेंटली साइबर लॉ एंड एथिक्स, और फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स को भी रिमोटली पैंडेमिक के दौरान पढ़ा दिया गया। ओके सर। और यूट्यूब पर मेरे 2-3 इसमें वीडियोस भी अच्छे आ गए हैं साइबर सिक्योरिटी से संबंधित। एंड सर, क्या आप बता सकते हैं रैंसमवेयर्स क्या होते हैं? लाइक कोई भी नॉर्मल पब्लिक या ऑडियंस समझ सके कि रैंसमवेयर्स क्या हैं और कैसे अवेयर रहना है? रैंसमवेयर जो होता है, ये हिंदी में हम इसको बोलते हैं फिरौती, कि जैसे बच्चे को किडनैप कर लिया, कि तुम्हारा बच्चा हमारे पास है
और इसको छुड़ाना है तो इतने पैसे जमा कर दो। तो ये होता है रैंसम या फिरौती, जो ट्रेडिशनल क्राइम था। अब वहाँ से ये साइबर वर्ल्ड में आ गया है। इसमें क्या होता है कि वो डेटा आपका इंक्रिप्ट कर देते हैं, तो आपका डेटा आपके पास है बट यू आर नॉट एबल टू रीड एनीथिंग आउट ऑफ दैट। सर जैसे सपोज कि मेरे लैपटॉप के अंदर या मेरी डिवाइस के अंदर मेरे कुछ किसी वेडिंग्स के फोटो हैं, सपोज वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या करेंगे कि वो पर्टिकुलर फोल्डर या फाइल्स को लॉक कर देंगे या पूरा की पूरा डिवाइस, एनी इनक्रिप्शन। फिर वो आपसे पैसे मांगेगी कि अगर वो अनलॉक कराना है तो they can even encrypt all the data on your computer. You are not even able to log into your device. आप बैकअप तक नहीं ले सकते। और रैंसमवेयर होता है और फिर डिक्रिप्ट करने के लिए बोलते हैं कि वी शैल गिव यू ए की, और उसके लिए आप हमारे इस अकाउंट में इतने पैसे, या कभी कभी पैसे भी नहीं रहते, दे एक्सेप्ट थ्रू बिटकॉइंस, इस तरीके से भी होता है। तो ये पैसे आप जमा करिए और पुलिस को नहीं बताना है, क्योंकि पुलिस को बताया तो फिर डेटा डिलीट, आपका डेटा डिलीट कर देंगे, या फिर आपका डेटा आपके पास रहेगा बट यू विल नॉट नेवर बी एबल टू डिक्रिप्ट इट, हम आपको की कभी नहीं देंगे। तो ये भी होता है। तो इस तरह से भी रैंसमवेयर अटैक होते हैं। तो ये एक नया तरीका है जो सॉफ्टवेयर के प्रिवेंशंस क्या है, मतलब कि हमें कैसे उन चीज़ों को हम कर सकते कि रैंसमवेयर हमारे ऊपर ना परफॉर्म हो। ये तो बहुत सारे मेजर्स है ऐसे। इसमें एक अच्छा एंटीवायरस वगैरह होना चाहिए, स्ट्रेंज वेबसाइट पर जाने के पहले ध्यान रखना चाहिए। पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स होती है उस पर भी बहुत सारे इस टाइप के अटैक होते हैं, जो सिक्योरिटी अपडेट नाम से वो बताते हैं और बाद में सडनली अटैक करते हैं। फिर जो वीडियो कॉल वगैरह है वो हमको लेना नहीं चाहिए डायरेक्टली अननोन पर्सन से। तो ये भी आजकल है, क्योंकि फैसिलिटी तो बहुत सारी हो गई है। और 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमारा ऑडियो, हमारा वीडियो और हमारा स्क्रीन, इसमें क्या चीज़ें शेयर हो रही है। तो मुझे लगता है कि अब जो मोबाइल जनरेशन के बच्चे हैं सब में इतनी अवेयरनेस है और प्राइवेसी का भी वो लोग ध्यान रखते हैं, दे आर कॉन्शियस अबाउट दीज थिंग्स। और अब तो ये जो स्कूल लेवल पर भी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में भी साइबर सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो फॉर दैट जो जवाहर नवोदय विद्यालय, इन लोगों ने नीलिट जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनके साथ MOU साइन किया नेशनल लेवल पर। तो स्कूल में भी बच्चों को ये चीज़ें पढ़ाई गई है। तो इस तरह से अवेयरनेस स्टूडेंट्स में बढ़ी है और हम भी इसमें अवेयर कराते रहते हैं ताकि बच्चों के साथ अपराध या साइबर फ्रॉड वगैरह ना कम हो सके या फिर चांसेस ही खत्म हो जाए। हाँ, ऐसे करके पूरी तरह से एलिमिनेट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन क्रिमिनोलॉजी का उद्देश्य होता है समाज में अपराध कम करना। और बीइंग ए क्रिमिनोलॉजिस्ट मुझे ये भी लगता है कि ये भी मेरी ड्यूटी है कि समाज में अपराध कम होने चाहिए। और इसलिए जितना भी एजुकेशन और ट्रेनिंग से हम ये अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स विक्टिम्स ना बने और दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर सके बीइंग इंजीनियर्स। तो अपनी एक जिम्मेदारी समझे। एंड आई एम ग्लैड टू सी कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है, इसमें से कुछ लोग सोचते हैं कि हम पुलिस में शामिल हो जाएंगे, कुछ लोग DSP लेवल तक चले गए, कुछ लोग वकील और जज भी बनना चाहते हैं। तो दिस इज वी कैन से डाइवर्सिफिकेशन, कि उसमें भी लोग स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। बाकी फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो बनना है वो तो करियर ऑप्शन है ही, क्योंकि अगले 5 साल में 35,000 फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की डिमांड है। जब अपॉर्चुनिटीज हैं फ्यूचर में जाके, नए क्रिमिनल लॉ जब लागू हो जाएंगे 1 जुलाई 2024 से, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो ये जो नए कानून आ रहे हैं 160 साल बाद, तो इसमें 35,000 फॉरेंसिक प्रोफेशनल्स की एक आवश्यकता है भारत में, जिसमें इंजीनियर्स को भी अच्छा चांस है। तो इसमें जो भी स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं कि क्राइम्स के बजाय क्राइम कंट्रोल करके ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, डाटा डिस्ट्रॉय करने के बजाय डाटा रिकवरी करके ज़्यादा, उसमें भी करियर ऑप्शंस है। तो ये अवेयरनेस उनमें आए, ये बहुत जरूरी है। एंड सर व्हाट यू थिंक कि इंडिया अभी कहाँ पे स्टैंड करता है साइबर सिक्योरिटी में, और मीन्स कि साइबर क्राइम्स को हैंडल करने में, लाइक हम किस हद तक हैं कि अब कितना भी बड़ा हमारे ऊपर वॉर हो, बिकॉज काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज है कि अभी साइबर वॉर्स काफ़ी ज़्यादा होंगे एंड वी थिंक कि नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर साइबर वॉर ही होने वाला है। तो क्या लगता है कि आपको इंडिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ है या फिर हम किस स्टेज पे है कि हम उनको हैंडल टैकल कर सकते हैं? यस, टेक्नोलॉजी है और हमारा लीगल फ्रेमवर्क भी है। तो इसमें हमारे पास कई अलग अलग चीज़ें वैसे होती है। पहला जो हमारा मैन पावर है, साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर तो सबसे ज़्यादा है ही। कंप्यूटर इंजीनियर्स भी बहुत है, जितना इंजीनियरिंग ब्रांच है उसका लगभग 25% हमारा कंप्यूटर इंजीनियर्स है। और दूसरी बात, जो इसमें अलग अलग जांच एजेंसी है, इसमें भी बहुत सारे लोग एम्प्लॉय होते हैं। सो रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, या जहाँ जहाँ पर ये ज़रूरत होती है वहाँ आवश्यकता है। प्लस इसमें ये भी है कि साइबर वार है, साइबर टेररिज्म, कि वार इज़ बिटवीन कंट्री एंड कंट्री।
टेररिज्म इज बिटवीन कंट्री एंड प्राइवेट एक्टर। तो ये जो साइबर वार और साइबर टेररिज्म है उसमें भी हमारी प्रिपेयर्डनेस बहुत अच्छी है। और कुछ 10 ऐसी अलग अलग इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई की गई है कि जिस पर अटैक हो तो हमारी क्या प्रिपेयर्डनेस है। तो इसके लिए हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क भी है और IT एक्ट में गवर्नमेंट को भी सर्वेलेंस के पावर्स है। और CERT-IN है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ये भी एक पावरफुल एजेंसी है कि जो विच टेक्स द चार्ज ड्यूरिंग द केसेस ऑफ साइबर अटैक, जिसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रिस्पांस। तो ऐसे जब इंसिडेंट होते हैं तो उस टाइम दैट स्प्रिंग्स इनटू एक्शन और दैट इज उनको भी बहुत सारे पावर्स है, अरेस्ट के, सीजर के, सर्च के वगैरह। तो वो रेड कर सकते हैं, डिवाइसेस सर्च कर सकते हैं, पोजीशन में ले सकते हैं। और इस तरह से साइबर अटैक को काबू में करने के लिए भी हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क भी इंडिया में है। तो मुझे लगता है इसमें हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं, अब आजकल साइबर अटैक कोई भी करना चाहेगा किसी भी कंट्री पे, बिकॉज सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि आप नाम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो मेजरली तो हमें रिस्क अपनी पड़ोसी कंट्रीज से ही है, लाइक पाकिस्तान है, चाइना है और अदर कंट्रीज हैं। हाँ, ऐसा है कि बताते हैं कि पहला जो वायरस आया था सीब्रेन, दैट वाज इन पाकिस्तान। अभी जब इलेक्ट्रिकल ग्रिड पे बम्बई में हमला हुआ तो ये इट वाज सस्पेक्टेड कि शायद चाइना ने किया है। तो जब इस तरह की चीज़ें होती है तो हमको ये देखना पड़ता है कि हमारी लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस क्या है, हमारी तैयारी क्या है। कुछ चीज़ें स्टेट स्पॉन्सर्ड होती है, कुछ लोग प्राइवेट एक्टर्स भी करते हैं। हाँ, इसमें एनोनिमिटी और सूडोनिमिटी होती है। ये इंटरनेट का एडवांटेज ये है कि जैसे कि दूसरे नाम से करते हैं या फेक अकाउंट क्रिएट करके, तो एनोनिमसली, क्योंकि जो क्रिमिनल होता है वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता है, लेकिन वो बताते हैं कि अपराधी कितना भी चालाक हो तब भी वो पकड़ा जा सकता है। तो हर चीज़ का कुछ ट्रेस होता है, कुछ लॉग फाइल्स होती है जो मेंटेन होती है, और इसका कहीं ना कहीं एविडेंस रह जाता है। जो भी ऑनलाइन एक्टिविटी है, ईमेल एक्टिविटी है, तो इसका कहीं ना कहीं एक सबूत होता है और उस एविडेंस को केयरफुली प्रिजर्व कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, हम उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर सकते हैं और सजा दिलवा सकते हैं। एक प्रॉब्लम जो आती है इसमें वो है इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग लॉ है and internet is not owned by anybody, not even the United Nations. So some significant parts of it are owned by say small companies and big companies. और ऐसे में फिर हम एनफोर्समेंट ये कर सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के थ्रू करना है तो मे बी वी बॉयकॉट दैट कंट्री, मे बी वी इम्पोज द ट्रेड सैंक्शंस, कि जैसे एंटी अपार्थाइड पॉलिसीज, तो क्रिकेट खेलना उनके साथ बंद कर दिया, साउथ अफ्रीका के ट्रेड्स बंद कर सकते हैं। तो कोई कंट्री कानून नहीं मानता है तो इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि वी कैन गो टू वार अगेंस्ट दैट कंट्री, ऐसा नहीं होता है। तो ये हमको इंटरनेशनल लॉ जो है उसको इम्प्लीमेंट करना, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में डेफिनेशन ऑफ क्राइम इज ऑल्सो डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो ये प्रॉब्लम इसमें आती है। दूसरी बात है कि इसमें क्रिमिनल ऑफेंस तो होते ही है, बट देयर आर ऑल्सो पॉलिटिकल ऑफेंसेस एंड रिलीजियस ऑफेंसेस। तो क्रिमिनल ऑफेंसेस में तो कोलैबोरेशन हो जाता है कंट्रीज के बीच में, लेकिन जो पॉलिटिकल ऑफेंसेस और रिलीजियस ऑफेंसेस होते हैं इसमें एग्रीमेंट नहीं हो पाता है। और ऐसा यदि हो तो फिर एक कंट्री का आइडियोलॉजी पॉलिटिकल अलग हो सकता है, रिलीजियस भी अलग हो सकता है। सो दीज आर नॉट यूनिफॉर्मली कंसिडर्ड एज ऑफेंसेस अमॉन्ग ऑल द कंट्रीज। और इवन टेररिज्म के मामले में भी जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते हैं कि इसमें एग्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो डेफिनेशन पर एग्रीमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता। ये प्रॉब्लम इंटरनेशनल लॉ के होता है कि आती है। हमारी कंट्री में क्राइम की डेफिनेशन कुछ और है, अदर कंट्री में कुछ और है, तो एग्रीमेंट कैसे होगा? एग्रीमेंट कैसे नहीं है, यस, बिकॉज़ वो टर्म्स ही मैच नहीं करेंगे। यस, वो टर्म्स ही मैच नहीं होती कि व्हाट इज टेररिज्म, ऑफेंस क्या है। फिर पॉलिटिकल इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज भी अलग है। देयर आर फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो कहीं पे कैपिटलिज्म को अच्छी आइडियोलॉजी मानते हैं, कहीं पे कम्युनिज्म को मानते हैं, अपने यहाँ पे मिक्स्ड सोशलिज्म है कि वी हैव प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर। तो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी भी अलग अलग है। फिर जो कल्चर है वो भी अलग अलग कंट्रीज का अलग है। तो ये जो डेफिनेशन होती है अलग अलग क्राइम की, कि कहीं पर कोई चीज़ क्राइम होती है, कहीं पर कोई चीज़ क्राइम नहीं होती है, ये भी एक डेफिनेशंस का प्रॉब्लम आता है। एंड सर आजकल इस चीज़ के बारे में काफ़ी डिस्कशन है सोशल मीडियाज़ पे और जो टेक्निकल वर्कर्स हैं कि टेक स्टैक क्या है और यूपीआईज एंड आधार कार्ड कैसे वर्क करता है एक्चुअली। ओके, क्योंकि अभी सर रिसेंटली आई थिंक एक डेटा लीकेज भी हुआ था कि आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन लीक हो रही है एंड वी ऑल इंडियंस आर आइडेंटिफाइड बाय आधार कार्ड्स। वेल, इसमें ये जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन देना है, मैं तो इस इंडस्ट्री में रहा था 95-96 में,
और 4 डिस्ट्रिक्ट के 38.5 लाख वोटर्स के एपिक मैंने बनाए हैं, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स। वो एपिक क्या होता है? यस, अब फोटो आइडेंटिटी कार्ड मतदाता पहचान पत्र हिंदी में, सिंपल। तो ये नागपुर, सिवनी, बालाघाट एंड मुरैना डिस्ट्रिक्ट के लिए मैंने उस टाइम बनाए थे 95-96 में, अप्रूव्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उस टाइम TN सेशन साहब इलेक्शन कमिश्नर थे, बाद में मुख्य इलेक्शन कमिश्नर बने। और उद्देश्य ये था कि फ़ोटो वाली आइडेंटिटी, जो मतदाता सूची है फ़ोटो वाली हो, ताकि फर्जी मतदान को रोका जा सके। बाद में फिर एक सिटीजन आइडेंटिटी कार्ड की स्कीम निकाली जब लाल कृष्ण आडवाणी जी होम मिनिस्टर थे 2002 के आसपास। इवन दैट कुड नॉट गेट फुल्ली इम्प्लीमेंटेड। बाद में ये UIDA आया कि जो आधार कार्ड है इसको देना है। इसको लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई कि गवर्नमेंट जो बायोमेट्रिक डेटा लेती है वो लीकेज वगैरह होता है तो क्या होता है। तो सुप्रीम कोर्ट की 9 जज बेंच बैठी, उन्होंने बोला कि दिस इज़ ऑल्सो वैल्यूएबल राइट। और लेकिन बाद में फिर दूसरी एक 5 जज बेंच बैठी और 2018 में आधार कार्ड जो है उसको उन्होंने मान्यता दी, लेकिन इसको कंपलसरी करने पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। तो ये आधार कार्ड और एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन, जैसे अमेरिका में होता है कि बच्चा पैदा होते ही एक सोशल सिक्योरिटी नंबर मिल जाता है एंड दैट नंबर इज वैलिड थ्रू आउट हिज और हर लाइफ। तो इस तरह से यहाँ पर भी आधार एक आइडेंटिफिकेशन दिया गया कि बच्चों के भी आधार कार्ड बने और इसके लिए बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन हो। और काफ़ी चीज़ें कंप्यूटराइज भी हो गई है और मैंने तो उस चीज़ में एज ए कंप्यूटर इंजीनियर, एज ए शिफ्ट सुपरवाइजर 95-96 में भी मैंने काम किया था और काफ़ी क्वालिटी कंट्रोल भी इम्प्रूव किया था। तो मुझे पता है कि इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। अब UPI और ये जो चीज़ें आई है तो इसमें भी जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है या जो हम ग्रास रूट लेवल तक ये कर रहे हैं। शुरुआत में लोगों को बड़ा हेजिटेशन था कि ई-कॉमर्स है ये भारत में सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, क्योंकि सर बेसिकली होता क्या है कि इंडियंस फाइनेंसिस को लेके काफ़ी बैक स्टेप पे रहते हैं कि मेरा पैसा ना जाए। उस चीज़ को लेके ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते किसी के ऊपर। मैं 2000 की बात बताता हूँ आपको कि जब IT एक्ट आया, इंडिया वॉज द 9th कंट्री टू हैव इंट्रोड्यूस दिस IT एक्ट एट द टाइम। प्रमोद महाजन वॉज द IT मिनिस्टर और स्टेट बैंक 200 रुपये चार्ज करता था डेबिट कार्ड के। बाद में उन्होंने फ्री कर दिया था, सबको फ्री में दे दिया। फ्री में घर बैठे जब कार्ड्स आ गए तब भी लोग डरते थे कि मेरे अकाउंट से पैसा तो डिडक्ट हो गया, लेकिन यदि पैसा मशीन से ना निकला तो मैं क्या करूँगा। सो देयर वेर सीरियस डाउट्स कि ई-कॉमर्स हमको यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 2019 के बाद फिर उस टाइम भी बड़े डाउट्स थे कि दूध वाला ये पैसा लेगा नहीं लेगा, या अखबार वाला है या जो दुकानदार है ये लेंगे नहीं लेंगे। अब हम देखते हैं कि आसपास की जो दुकानें हैं, अब इनको हमने तो सिखाया नहीं है, लेकिन सबके देखो वो QR कोड वगैरह बने हुए हैं और स्टूडेंट ने ही सबको सिखा दिया। तो इस तरह से इतना यूज़र फ्रेंडली और ये सिस्टम है कि जो छोटे छोटे पेमेंट है 10-15 रुपए के वो भी लोग करने लग गए। और अब लोगों के दिल में जो हेसिटेशन था या जो डर था वो कम हो गया है। बट दैट इज ऑल्सो वेरी रिस्की, क्योंकि जो अवेयरनेस है वो जरूरी है। तो इसलिए अवेयरनेस भी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है और मुझे लगता है कि इसके पॉजिटिव परिणाम होंगे और ये क्राइम कंट्रोल करना है ये भी बहुत ज़रूरी है। एंड सर आपने एक चीज़ शेयर की थी कि ATM मशीन्स में पहले क्या होता था कि वो कैश अगर ना निकालो तो वापस चला जाता था या यस एक विजिलेंस इंस्पेक्टर ने हमको बताया था एक इंसिडेंस। वो ये था कि सॉफ्टवेयर में या एक सिस्टम में एक फ्लॉ था। वो ये था कि किस ईयर की बात है लगभग? दिस वाज मे बी अराउंड 2013 और बिफोर दैट 12-13 के आसपास। 12-13 में वो ATM में ऐसे प्रोसेस पहले ऐसा होता था कि उसमें एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था एट नेशनल लेवल कि पैसे जो है वो मशीनों से गायब हो रहे थे और बैंक्स को समझ में नहीं आ रहा था कि ये पैसे जा कहाँ रहे हैं। बाद में उनको पता चला कि ये इसलिए हो रहा है कि पैसे मशीन से निकलते हैं और 30 सेकंड या 60 सेकंड कुछ टाइम था उसके अंदर उसको पिकअप करने हैं कस्टमर को, और वो पिकअप नहीं करता तो मशीन वापस ले लेती थी। सिस्टम में या सॉफ्टवेयर में फ्लॉ ये था कि देते टाइम तो पैसे गिनते थे लेकिन लेते टाइम मशीन गिनती नहीं थी। तो सेंसर सेंस करता है मैकेनिकली। तो उसमें ये होता था कि लोग एक गैंग था नोट निकाल लेते थे और 2-3 नोट रख लेते थे और पूरा पैसा अकाउंट से पहले डेबिट हो गया, उसके बाद फिर पूरा पैसा क्रेडिट भी हो गया, लेकिन 2-3 ही नोट गए और बाकी नोट अपनी जेब में। मशीन वापस में वो काउंट नहीं करने वाली, वापस लेते वक्त काउंट नहीं करती थी। और ये जो फ्लॉ था उसके बाद फिर उन्होंने सिस्टम ही चेंज कर दिया। इट वॉज डिटेक्टेड कि जब उन्होंने देखा लाखों रुपए का इस तरह से नुकसान हो गया और ये पता भी लगाया गया, ये ऑब्जर्व द CCTV रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो, और उसके बाद फिर सिस्टम ही चेंज कर दिया गया। तो उसमें मशीन फिर वार्निंग देने लग गई कि पैसा वापस नहीं लिया जाएगा। तो एक बार आपने ले लिया तो हो गया, मतलब अगर वो मशीन के बाहर आ गया तो आपको लेना ही आ गया तो आपको लेना ही है।
आप छोड़ के चले गए तो आपकी जिम्मेदारी, और यदि जमा करना है तो जमा करने वाली मशीन जहाँ फैसिलिटी होती है, क्योंकि कई जगह पर काउंटिंग मशीन भी होती है या जमा भी कर सकते हैं, तो इफ़ यू हैव टू से क्रेडिट टू योर अकाउंट, तो फिर आपको उस टाइप की मशीन में जाके पैसा आप जमा कर सकते हैं, लेकिन मशीन पैसा वापस नहीं निकलती। वेंडिंग मशीन जो होती है जिसमें कि आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं। हाँ, या बहुत सारी मशीनें ऐसी होती है। तो अमेरिका में भी ऐसा हुआ था कि वहाँ एक पूरा फर्जी एटीएम किसी ने बना लिया, तो मशीन पैसे लेती थी लेकिन पैसे देती नहीं थी, और फिर कुछ ना कुछ एरर मैसेज दे देती थी, जो भी स्टैंडर्ड एरर मैसेज है उनके जो लिस्ट होती है वहाँ पे एटीएम में लगी होती है, तो वो एरर मैसेज दे देती थी कि कैश नहीं है, या वो डिनोमिनेशन के नहीं है, या प्रिंटर काम नहीं कर रहा है, या जो भी एरर मैसेज। तो कुछ टाइम बाद लोगों को शक हुआ, उन्होंने बैंक को कंप्लेंट किया, पुलिस को कंप्लेंट किया, पुलिस ने बैंक को पूछा, बैंक ने बोला हमारा एटीएम है नहीं, हमने ऐसा कोई एटीएम ही इंस्टॉल नहीं किया। तो उन्होंने कुछ टाइम तक उस पर वॉच रखा, एंड आफ्टर सम टाइम दे डिस्कवर्ड एंड कॉट दैट एंटायर गैंग कि जो पैसा लेने के लिए तो आते थे और पैसा कभी वो देते नहीं थी वो मशीन। तो ये उन्होंने पता लगाया और वो पूरे गैंग को पकड़ा। तो इस तरह के मॉडर्न तरीके के भी फ्रॉड होते हैं कि पैसे जमा करने वाली जो मशीन होती है, तो उसमें इस चीज़ का भी किसी ने फ़ायदा उठाया, और ये कई महीनों तक ये चलता रहा, और बाद में पता चला कि बैंक ने ऐसा कोई एटीएम ही इंस्टॉल नहीं किया। बट सर आई थिंक इंडिया में ज़्यादा होते हैं ये। इंडिया में दूसरा तरीका है, इंडिया में होता है कि जैसे एटीएम है तो एटीएम को तोड़ के ले जाओ, उसमें की कैश निकाल लो। ये पुराने टाइप के जो लूट डकैती टाइप के जो ऑफर्स है, आजकल सोशल मीडिया पे मीम भी चलता है कि इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, क्योंकि इंडिया में ये किसी भी चीज़ का काफ़ी इजीली लीकेज निकाल लेते हैं। और जामताड़ा में भी ये है। दूसरी बात है कि जो पायरेसी है, क्रैकिंग ऑफ सॉफ्टवेयर है, तो कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं कि इसमें इस तरह की भी चीज़ें होती है। तो इसमें मेनली है कि टूल्स तो सबको पता चल जाते हैं, लेकिन उसका यूज़ करना लोगों को सही तरीके से आना चाहिए। कि जैसे चाकू है, उससे आप मर्डर भी कर सकते हैं, उससे सब्जी भी काट सकते हैं, उससे स्कालपेल से डॉक्टर किसी की जान भी बचाता है। तो उसका यूज़, मिसयूज़ या अब्यूज़ करना ये हमारे हाथ में है। तो इट इज़ जस्ट ए टूल, और उसको किस तरह से यूज़ करना ये हमारे हाथ में। और इसलिए साथ में वैल्यूज़ देना भी स्टूडेंट्स को बहुत ज़रूरी है, वैल्यू एजुकेशन। ओके सर, ताकि जो टूल्स है उसका सही इस्तेमाल वो कर सके। एंड सर एक लास्ट क्वेश्चन है इस एपिसोड का, कि एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है कि साइबर सिक्योरिटी इज जस्ट अ मिथ। बिकॉज काफ़ी टाइम पहले मैं कहीं देख रहा था कि काफ़ी बड़ी जो एंटीवायरस कंपनीज हैं वो क्या करते हैं कि खुद का वायरस जनरेट करेंगे, देन वो पेलोड कहीं पे डालेंगे और खुद ही उसको रिजॉल्व कर लेंगे। और कुछ सिनेरियोज में ऐसा है कि प्रॉपर सिक्योरिटी इज नॉट पॉसिबल, 100% सिक्योरिटी हम दे ही नहीं सकते। तो उस वजह से बोलते हैं काफ़ी लोग कि साइबर सिक्योरिटी इज जस्ट अ मिथ। ओके, तो ऐसा हमारा भी एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि एंटीवायरस बहुत शुरू से ही हम पहले वायरस भी देख रहे हैं, एंटीवायरस भी देख रहे हैं। जैसे तो कभी कभी ऐसा होता है कि एंटीवायरस बनाने वाली कंपनी पर ही लोगों को शक होता है। यस सर, क्योंकि जो स्किल्स है वो तो सेम है, जिससे वायरस बनता है उसी से एंटीवायरस भी बनता है। यस सर, और वो यूज, मिसयूज या अब्यूज कुछ भी हो सकता है। तो आर दे डूइंग इट एथिकली? कभी कभी ऐसा होता है कि एक कंपनी का जो एंटीवायरस है दैट इज डिटेक्टेड बाय अनदर कंपनी एज ए वायरस। ऐसा भी होता है। जैसे है बहुत सारी कंपनीज है ऐसे, आई वुड नॉट से नेम एनी पर्टिकुलर, क्योंकि देयर आर डजन्स ऑफ ब्रांड्स, बट ऐसा होता है। तो इसके दो कारण होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि दे डू सम लोअर लेवल फंक्शंस, कि दे वर्क एट वेरी हाई प्रायोरिटी लेवल एट से ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल, और उस टाइम पे दे इंस्टॉल, और जो बिहेवियर जो होता है उनका या जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो वायरस और एंटीवायरस के लगभग सेम होते हैं। कैसे? तो वो ऐसे होता है कि जब इंस्टॉल होता है एंटीवायरस तो वायरस एक्टिव भी हो सकता है मेमोरी में, तो वो एंटीवायरस जो होता है उसको वायरस प्रिवेंट करता है। समटाइम्स दे डोंट फॉलो द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसिप्लिन, कि जो रैम उनको असाइन किया गया या जो उनको एक सीपीयू टाइम दिया गया है, सो दे एक्सीड दैट। तो इस तरह के बिहेवियर से भी पता चल जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि फिर वो एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं तो वायरस को डिटेक्ट करता है सिग्नेचर से या उसके बिहेवियर से स्कैनिंग करके, और फिर उसकी प्रायोरिटी कम करता है और अपने आप को इंस्टॉल कर देता है। कभी कभी समटाइम्स इट सक्सीड, समटाइम्स इट डजंट सक्सीड। तो अक्सर ऐसा होता है कि एक एंटीवायरस को दूसरा एंटीवायरस एज ए वायरस डिटेक्ट करता है। दूसरा जो कारण होता है, यस, मतलब अगर मेरे पास 2 एंटीवायरस हैं तो एक एंटीवायरस दूसरे एंटीवायरस को एज अ वायरस डिटेक्ट करता है। कभी कभी टेक्निकल कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। टेक्निकल कॉन्फ्लिक्ट इज ड्यू टू कॉम्पैटिबिलिटी, कि इफ यू इंस्टॉल मोर देन 1 एंटीवायरस साइमल्टेनियसली, तो ये होता है कि योर सिस्टम में बिकम डेड स्लो,
क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं Yes, और sir. दोनों एक दूसरे को काम मीन्स कि आपकी मशीन की जो प्रोसेसिंग पावर है वो उसी में लगी रहेगी। उसी में लगी रहती है और ये भी होता है। तो इसलिए नॉर्मली अब तो खैर सिक्योरिटी काफ़ी इंप्रूव हो गया है आफ्टर विंडोज 7 और से मे बी 2007। तो उसके बाद थर्ड पार्टी एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं रहती है, बट से सिंगल एंटीवायरस मे नॉट बी सफिशिएंट और हर एक की कैपेबिलिटी या सिग्नेचर बेस अलग अलग होता है। हर एक के डिटेक्शन कैपेबिलिटी और क्यूरिंग कैपेसिटी है वो भी अलग अलग होता है। दूसरा है कि जो रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं तो जब वो स्कैन करता है तो वो डेफिनेटली स्लो हो जाता है थोड़ी देर, तो इसलिए भी कुछ लोग अवॉइड करते हैं। और रही बात सिक्योरिटी की, तो एब्सोल्यूट सिक्योरिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। बोलते हैं कि सिक्योरिटी दो ही सिचुएशन में पॉसिबल है, फर्स्टली व्हेन यू आर डिसकनेक्टेड फ्रॉम द इंटरनेट एंड सेकंडली व्हेन योर कंप्यूटर इज शट डाउन। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है कि रोड पे एक्सीडेंट होते हैं इसलिए हम रोड पे चलना ही बंद कर दें, ये तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए वी हैव टू टेक इट एज ए नेसेसरी हैजर्ड और नेसेसरी रिस्क, और इस रिस्क से हम कैसे अपने आप को सेफ गार्ड करें वो तरीका करके प्रॉपरली सीख कर हम हमारी लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस बढ़ाए, तो फिर ये कि सिक्योरिटी भी पॉसिबल है। तो इसलिए सिक्योरिटी इज ए माइंड सेट। तो हमको गाफिल या लापरवाह नहीं रहना चाहिए, केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए, और हमको प्रॉपरली यदि हम केयर और प्रिकॉशंस ले तो इस तरह से बहुत सारे क्राइम्स है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं। Okay, thank you so much, sir. So, in the end, I would like to thank Mr. Thakkar, sir, to share his experience and all the knowledge. And thank you so much all the viewers जो कि पूरे पॉडकास्ट में बने रहे। एंड मैं एक नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी रीजन में, किसी भी स्टेट में अगर हमारा क्रू ज्वाइन करना है, विच इज़ बियॉन्ड द बुक्स, so please connect us on our social media handles and subscribe our channel. Stay tuned with Beyond the Books.